नेक्स्ट इज बेसिक प्रिंसिपल फॉर मेजरिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लो. फर्स्ट इज ब्लॉक ऑफ एसेट एंड डेप्रीशिएशन. ये पूरा का पूरा जो ये पेज है ये इनकम टैक्स को डेडिकेटेड है. याद है इनकम टैक्स में आपने ब्लॉक ऑफ एसेट पढ़ा है. एक चीज मैं आपको वापस रिपीट कर दूं, डेप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश आइटम बट डेप्रीशिएशन हेल्प्स अस टू सेव टैक्स. तो ये जो टैक्स सेविंग कैलकुलेट करेंगे इट हैज टू बी एज पर इनकम टैक्स लॉज, नॉट एज पर अकाउंटिंग. नॉट एज पर अकाउंटिंग में तुम कुछ भी करो ना, टैक्स डिपार्टमेंट को उससे कोई मतलब है क्या? अब डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करो मत करो, SLM WDV जो करना है करो. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ने एक फॉर्मेट बना रखा है कि भैया तुमको हम WDV के रेट से डेप्रीशिएशन देंगे, है कि नहीं. उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो भी एसेट्स है उसको क्लास ऑफ एसेट में पहले डिवाइड करो और अलग अलग क्लास की रेट ऑफ डेप्रीशिएशन अलग अलग दे रखी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ज़्यादा तो याद नहीं लेकिन शायद फर्नीचर पे 15% है कुछ तो, और कंप्यूटर्स पे 40 है और मशीन पे भी कुछ 15% है. इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट, एसेट बिलोंगिंग टू सेम रेट ऑफ डेप्रीशिएशन. तो इनकम टैक्स में ब्लॉक वाइज डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होता है, ठीक है, ब्लॉक वाइज. बुक्स ऑफ अकाउंट में सेपरेट एसेट को डेप्रीशिएट करते हैं. बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर मेरे पास ऐसे 10 मशीन है तो आपको अकाउंट्स के टीचर ने आपको 12th में भी बताया होगा, हर एक मशीन को अलग अलग डेप्रीशिएट करते हैं. 100 मशीन है तो 100 मशीन को अलग अलग डेप्रीशिएट करेंगे. इसके लिए कंपनी फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मेंटेन करती है. आजकल कंप्यूटर पे करती है, पहले मैनुअल करती थी. हर एक एसेट का एक पेज ओपन कर देती है और उस पर वो हर साल डेप्रीशिएट करती है. अब सॉफ्टवेयर से होने लग गया है, लेकिन हर एक एसेट का. इनकम टैक्स में बोल रहा मशीन है ना, क्यों इतना दिमाग खराब करते हो? एक ओपनिंग ब्लॉक लेने का, उसमें कुछ ऐड करने का. क्या ऐड करते हैं? परचेज. परचेज ऐड करते हैं, सेल लेस करते हैं, उसके बाद जो बच गया उस पर डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करते हैं. ऐसा ही कुछ करते हैं ना. फिर ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया. मुझे देखो इनकम टैक्स बहुत ही कम पता है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ कर देना. चाहिए तो 100 रुपये फीस रिफंड ले लेना, ठीक है. अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये मेरे को आता नहीं है, ठीक है. तो इस टाइप से ब्लॉक ऑफ एसेट फॉलो करते हैं. नया एसेट परचेज करो, उसमें ऐड करो. बेचा, जितने में बेचा पूरा ही माइनस कर दो. उसकी उस समय बेचते समय प्रॉफिट नहीं निकालते हैं, अजीबो गरीब सेक्शन है. पूरे का पूरा सेल वैल्यू घटा दो, है कि नहीं. हाँ ऑफ कोर्स अगर बेचने के बाद इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई तो उस पर टैक्स लग जाएगा फिर. लेकिन जब तक पॉजिटिव है और ब्लॉक में एक या एक से ज्यादा एसेट बचे हैं तब तक टैक्स नहीं लगेगा. तो डेप्रीशिएट ही करना है आपको, ठीक है. तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे. तो ये ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है पहले से तो इस चैप्टर में आपकी जर्नी थोड़ी स्मूथ चलेगी. और कई बार स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं जिनको इनकम टैक्स का कुछ टी भी नहीं पता रहता है, वो बेचारे बोलते सर वो ब्लॉक ऑफ एसेट समझ में नहीं आया. आपको समझ में आ गया? आप लोग महान हैं. बस मैं बीच बीच में कभी कभी ऐसे झूठ बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज निकल गया मुंह से. नाउ treatment of tax depends on whether block of asset consists of one asset or several asset. अगर एक रहा तो बेच देना उसको, उसकी लाइफ खत्म, उस पर टैक्स लगेगा. एग्जाम्पल, कंपनी acquired न्यू मशीन for 1 lakh, depreciation 20%, WDV, machine has a life of 5 years, salvage value 10,000. The treatment of depreciation or short term capital loss in the 5th year in the 2 cases is given below. तो ये जरा देखते हैं क्या दिया इन्होंने. एसेट कितने में परचेज किया था आपने?
1 लाख में, तो डेप्रीशिएशन कंपनी WDV मेथड से प्रोवाइड कर रही है। तो WDV मेथड में क्या होता है कि आपका बैलेंस कम होता जाएगा, उस पर डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करते जाना, बैलेंस कम, डेप्रीशिएशन, बैलेंस कम, डेप्रीशिएशन, बैलेंस कम। तो चौथे साल में आपका ये आपका 40960 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एसेट को सेल करेंगे। अगर मान लो और कोई एसेट है ही नहीं, so when there is only one asset in the block, then block will cease to exist in the 5th year, correct? एकमात्र एसेट था, बिक गया, तो नो डेप्रीशिएशन विल बी चार्ज इन द 5th ईयर एंड टैक्स बेनिफिट और लॉस ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो आपको क्या करना है, पहले एसेट की ओपनिंग WDV लेनी है, सेल वैल्यू माइनस कर देना है, WDV और सेल वैल्यू को कंपेयर करेंगे, फिर जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म क्यों नहीं बोले, 5 ईयर तो बहुत होते हैं ना, 36 मंथ को लॉन्ग टर्म बोलते, तो 5 साल हो गया। आपको शायद टैक्स के टीचर ने बताया होगा, भूल गए, डेप्रीशिएबल एसेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ओ, डेप्रीशिएबल एसेट में टाइम नहीं देखते हैं, जिसपे आप डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करते हो ना, उसको जब भी बेचोगे, आज बेचो या 10 साल बाद बेचो, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं तुमको डेप्रीशिएशन का भी बेनिफिट चाहिए, लॉन्ग टर्म का भी बेनिफिट चाहिए। बेवकूफ समझ रखे हो क्या? तुम बोलना हाँ समझ रखा हूं, लेकिन बोलना मत, ठीक है, मन में बोलना, ठीक है। इस तरह से आपका टैक्स निकलेगा। अगर एक एसेट था वो बिक गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस जो भी है इस तरह से निकालेंगे। लेकिन अगर मान लो बहुत सारे एसेट हैं, उसमें से कोई एक बिक गया, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरना रहता है, बिकॉज द ब्लॉक कंटिन्यूस। इस एग्जाम्पल में देखना, आपका ओपनिंग ब्लॉक कितना है, बेच दिया आपने 10,000, सॉरी 10,000 से कम हो गया आपका ब्लॉक, इस पे टैक्स नहीं लगेगा अभी, क्योंकि ब्लॉक कंटिन्यूस, क्योंकि मोर देन वन एसेट लिखा है ना, ब्लॉक कंटिन्यूस और ब्लॉक में बैलेंस भी है, ब्लॉक में एसेट भी है और ब्लॉक में बैलेंस भी है, तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। फिर उस पर आपको रिड्यूस्ड अमाउंट पे डेप्रीशिएशन मिलेगा, रिड्यूस्ड बैलेंस पे डेप्रीशिएशन मिलता है। एक तरह से यही आपकी सजा है, आपका डेप्रीशिएशन का बेनिफिट कम हो जाता है, तो डेप्रीशिएशन का बेनिफिट कम होगा तो इनडायरेक्टली तुमको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, लेकिन सरकार ने सिंप्लीफाई कर रखा है, ठीक है। एक बार वापस देखना, ओपनिंग बैलेंस 40,960 है, एक एसेट आपने बेचा 10,000 में, तो आपकी ब्लॉक की वैल्यू कम हो गई है, लेकिन ऊपर में लिखा है मोर देन वन एसेट एग्जिस्ट इन द ब्लॉक, और यहां पर आपके ब्लॉक में पॉजिटिव बैलेंस भी आ रहा है, तो अब आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन डेप्रीशिएशन आप कैलकुलेट करेंगे ऑन द रिड्यूस्ड बैलेंस। तो डेप्रीशिएशन का बेनिफिट किस अमाउंट पे मिलेगा, इस पे मिलेगा, अभी इस पे नहीं मिलेगा। इनडायरेक्टली आपको टैक्स ज्यादा भरना पड़ ही रहा है, बिकॉज आपका डेप्रीशिएशन का अमाउंट कम हो गया, ठीक है, टैक्स बेनिफिट आ गया। फिर एक और एग्जांपल लिखा उसने, नाउ सपोज इफ इन द अबव टू केसेस, मान लो आपकी सेल वैल्यू ही ब्लॉक ऑफ एसेट से ज्यादा है, अब चाहे एसेट रहे ना रहे, ब्लॉक खत्म माना जाएगा, चाहे एसेट रहे या ना रहे, तो आंसर आपका नेगेटिव आ गया। नेगेटिव डेप्रीशिएशन तो हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो उस पर गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा तुमको तो गेन हो गया, तुमको तो गेन हो गया, भरो, निकालो 30% टैक्स शॉर्ट टर्म 2712, इतना टैक्स भरेंगे फिर। ओके, तो ये मैंने आपको ब्लॉक ऑफ एसेट से रिलेटेड 3 टाइप के सिचुएशन बता दिए हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको उसको हैंडल करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम ध्यान देंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जो कि ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप समझ जाओ। एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंसिंग
कॉस्ट प्रिंसिपल। पहले तो हेडिंग से ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद आया क्या कुछ समझ में? जब आप CFAT निकालोगे तो उसमें से आपको दो चीज माइनस नहीं करनी है। डू नॉट डिडक्ट इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। आराम से सुनना है पहले। एंड डू नॉट डिडक्ट एनी डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस और इक्विटी कैपिटल। इसको बोलते हैं एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल। मतलब कैश फ्लो निकालना है तो आपका कैश फ्लो जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो होना चाहिए। मशीन से आपका सेल कितना हुआ, मशीन में आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी, बाकी सारे कॉस्ट कितने लगे। फाइनेंसिंग कॉस्ट, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज नहीं कंसीडर करना है। सर क्यों? ये क्यों का जवाब ये है कि जब आप WACC कैलकुलेट करते हो, जो हमारा डिस्काउंट रेट होता है यूजुअली WACC होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने इतना कॉस्ट पे फंड रेस किया हुआ है तो इतनी हमारी मिनिमम रिटर्न है कि नहीं। आपने फंड्स या तो इक्विटी से रेस किया या डेट से रेस किया तो इतना हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न यू वांट टू अर्न। तो आपको याद होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते समय हमने KD इंटू WD प्लस KE इंटू WE प्लस KP इंटू WP, मान लो प्रेफरेंस भी हो गया तो। और कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ डेट हम I इंटू 1 - T ऐसा कुछ निकालते हैं। उसी तरह इक्विटी का भी कॉस्ट हम डिविडेंड अपॉन P0, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह लिखते हैं। तो उनका कहना है, और वो सही भी है, कि जब तुम्हारा WACC में ऑलरेडी फाइनेंसिंग का इंपैक्ट जा चुका है, WACC में ऑलरेडी फाइनेंसिंग का इंपैक्ट जा चुका है, और तुम कैश फ्लो में भी तुम फाइनेंसिंग का इफेक्ट लोगे, इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। क्या बोलेंगे? डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग, डिसीजन मेकिंग में तुम डबल काउंटिंग करोगे तो डिसीजन गलत होगा। तो जब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऑलरेडी रोल ऑफ फाइनेंसिंग का इंपैक्ट दे दिया है तो वापस कैश फ्लो निकालते समय फाइनेंसिंग रिलेटेड कैश फ्लो नहीं लिखेंगे, चाहे इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग हो, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर हो, उनको नहीं लिखेंगे। यानी फाइनेंसिंग को कैश फ्लो से अलग ही कर दो अभी। इसको बोलते हैं एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अभी मैं पढ़ूंगा, इसमें अभी एक और ट्विस्ट है, अभी कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी है मेरे दोस्त। इसलिए मैंने कहा कि मॉड्यूल में थोड़ा सा कम एक्सप्लेन किया हुआ है, ध्यान से सुनना। व्हेन कैश फ्लो रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म फंड्स आर बीइंग डिफाइंड, अगर आप लॉन्ग टर्म फंड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट इवेल्युएट कर रहे हो, इफ यू आर इवेल्युएटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड मतलब उसमें इक्विटी शोल्डर, प्रेफरेंस शोल्डर, लॉन्ग टर्म डेट आ गया है, देन व्हाट यू विल डू, द फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड इज एक्सक्लूडेड। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच। आपको मैंने रेशियो एनालिसिस में भी बताया था कि अगर लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच यूज करते हैं तो हम लोग जनरली EBIT लेते हैं ROI निकालने के लिए, याद है क्या? लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच में हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए EBIT लेते हैं। आई डोंट वांट कि मेरा फाइनेंसिंग का इंपैक्ट आए मेरे ऑपरेटिंग इनकम में। उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर भी आपको लेना है। लॉन्ग टर्म फंड यूज कर रहे हैं तो जिसने पैसा लगाया है उसको टोटल कितना पैसा आएगा हमें वो देखना है। जिसने पैसा लगाया उसको टोटल कितना पैसा आएगा वो देखना है। तुम मान लो 100 रुपया लगाए बिजनेस में, 30 रुपया कमाई हुई, अब इस 30 रुपए में से तुमने अपने आप को 20 रुपया डिविडेंड भी दे दिया है, तो तुम बोलोगे हमने सिर्फ 10 कमाया, तो गलत हुआ ना। तो 30 में से 20 तुमको ही तो डिविडेंड मिला है। ओ,
तो इस 20 को नहीं लेना है। अगर आपको देखना है कि मेरी कमाई कितनी हुई, तो जिसने कैपिटल दिया है उसको जो भी आप वापस करोगे उसको नहीं लेना है। आई बात समझ में या नहीं? वापस थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। सपोज आपने बिजनेस चालू किया 100 रुपए से, 30 रुपए की कमाई हुई, आपने अपने आप को 30 रुपए का डिविडेंड भी दे डाला, अब बच गया 0। तुम बैठ के ऐसे रो रहे हो, यार नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, 0 कमाई। अरे कहाँ 0 कमाई भाई, 30 रुपए की कमाई हुई है ना तुमको। तुम अपने आप को पैसे वापस करोगे, उसको घटा के प्रॉफिट बोलोगे तो गलत बात है। हम्म हम्म यही चीज मैं समझा रहा हूं, एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल। तो जिसने पैसा लगाया है उसको जो पैसा आप दोगे उसको नहीं घटाना है, न तो गलत कैलकुलेशन होगा। आपने 100 रुपए लगाया, मान लो 30 रुपए की प्रॉफिट हुई, तुमने 30 रुपए का डिविडेंड बांट दिया, तुम ये नहीं बोल सकते कि 0 रुपए की कमाई हुई, कमाई तो 30 की हुई है। तो अगर क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है तो आपको एड बैक करके यहां तक पहुंचना है। 30 दिया है तो डिविडेंड घटाओ मत, और 0 दिया है 30 एड बैक करके 30 तक पहुंचना है आपको। समझ में आया? इतना समझ में आ गया तो ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया, बस आगे उसी का ज्ञान का प्रचार हुआ है। Interest and dividend payments are already included in WACC. If interest on long-term debt and dividend on equity are deducted in defining cash flow, the cost of the long-term fund will be counted twice. This is called double counting. कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, आप सेम इंफॉर्मेशन को दो जगह काउंट नहीं कर सकते हैं। आपके मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर में भी ऐसे कुछ सिचुएशन आए होंगे जब दो ऑप्शन कंपेयर करते हो, या तो इधर लो या इधर लो, दोनों जगह मत लो। सो एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल मींस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट इज इग्नोर्ड इन कंप्यूटिंग द प्रॉफिट एंड टैक्स। एक्सपेक्टेड डिविडेंड आर इररिलेवेंट इन कैश फ्लो एनालिसिस। इसमें एक और चीज उसने नहीं लिखा, उसको एक और लिखना चाहिए था, रीपेमेंट आर एक्सक्लूडेड। रीपेमेंट ऑफ डेट, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर आर ऑल्सो एक्सक्लूडेड। कल को तुम्हारे एग्जाम में दे दिया कि कंपनी इंस्टॉलमेंट पे कर रही है लोन का, और तुम चले लोन का इंस्टॉलमेंट भी घटाने, तो लोन का इंस्टॉलमेंट नहीं घटाना है। फंड्स किसने दिया है? लोन ने, उसको ही आप वापस कर रहे हो, तो आपके कैश फ्लो पे वो नहीं आना चाहिए। सो रीपेमेंट ऑफ बोरिंग, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, इनको भी हम एक्सक्लूड करेंगे, इनको भी हम एक्सक्लूड करेंगे। while dividend pose no difficulty as they come from profit after tax, interest needs to be handled carefully. oh, क्यों interest needs to be handled carefully? जैसे ये EBIT है, माइनस इंटरेस्ट है, EBT है, माइनस टैक्स है, EAT है। ओके, इंटरेस्ट की पोजीशन अच्छी जगह पे, टैक्स पे करने के पहले है, और डिविडेंड जो है टैक्स के बाद होता है। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन में अगर EBIT दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में EBIT दिया हुआ है तो क्या करेंगे? EBIT दिया हुआ है तो डायरेक्टली इनटू 1 माइनस टैक्स रेट करेंगे तो आपको पैट आ जाएगा। इंटरेस्ट का यहां पे कोई काम ही नहीं है, इंटरेस्ट को घटाया ही नहीं हमने। अगर EBIT दिया है तो आपको डायरेक्टली इनटू 1 माइनस टी करना है। कैपिटल बजटिंग में आपको इंटरेस्ट नहीं घटाना है, अगर लॉन्ग टर्म फंड प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं तो। फिर कुछ बच्चा बोलेगा सर अगर PBT दिया तो क्या करेंगे? ये यहां पर PBT है, इसमें पहले इंटरेस्ट ऐड बैक करो तो EBIT तक पहुंच गए। जैसे आपने इंटरेस्ट ऐड बैक किया EBIT तक पहुंच गए, फिर इंटू 1 माइनस टी कर दो, तो इंटरेस्ट का रोल हमने हटा दिया। फिर तुम पूछोगे क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं? हाँ,
आप पीबीआईटी में से 1 माइनस टी कर दो, लेकिन जो इंटरेस्ट है उसको ऐड बैक कर दो नेट ऑफ टैक्स। इंटरेस्ट को ऐड बैक कर दो नेट ऑफ टैक्स। डिपेंडिंग अपॉन आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो उसके हिसाब से इंटरेस्ट को एडजस्ट करना है। अगर आपने इंटरेस्ट को यहां डायरेक्टली एडजस्ट कर दिया तो 1 माइनस टी, और मान लो आपको इंटरेस्ट को ऐड नहीं करना है तो आप इसको भी 1 माइनस टी कर दो प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी। कुछ महारथी ये भी पूछते हैं अगर हमें ईएटी क्वेश्चन में दिया है तो ईएटी दिया है तो उसमें हम इंटरेस्ट को ऐड बैक करेंगे नेट ऑफ टैक्स। नेट ऑफ टैक्स क्यों नेट ऑफ टैक्स? क्योंकि ये ईएटी जब कैलकुलेट हुआ है तो इंटरेस्ट पे टैक्स का बेनिफिट भी तो मिला है आपको, तो इंटरेस्ट को तो हटाएंगे ही, उससे रिलेटेड जो टैक्स बेनिफिट मिला है उसको भी हटाएंगे। इज इट राइट? चारों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो आंसर सेम आएगा। ट्रू और फॉल्स? चारों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे आंसर सेम आएगा, ठीक से कैलकुलेट किया तो, क्योंकि कर वही रहे हैं, गणित वही लगा रहे हैं कि हमने इंटरेस्ट को हटा दिया और इंटरेस्ट से रिलेटेड टैक्स इफेक्ट को भी हटा दिया है। इंटरेस्ट को भी हटाना है और इंटरेस्ट से रिलेटेड टैक्स इफेक्ट को भी हटाना है। तो अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट घटकर आया है तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी लेंगे, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट घटा ही नहीं है उसमें से तो इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट ही नहीं होगा। जो घटा ही नहीं वो ऐड भी नहीं हो सकता, जो घटा नहीं है वो ऐड भी नहीं हो सकता। यस और नो? तुम बोलो नहीं सर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल से प्रूफ करो। क्या दिन भर बैठ के ज्ञान बांटते रहते हैं? ये लीजिए, इंस्टीट्यूट ने आपकी एग्जाम्पल 6 सुन ली। अब आपको इस क्वेश्चन को ना उन्होंने 2 बार सॉल्व किया है ये प्रूफ करने के लिए कि आप इस रास्ते या उस रास्ते जिस रास्ते चल पड़ो आंसर सेम आएगा। ठीक है? अरे बस क्या थक गए तुम? जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे हो। तुम्हारा नाम शिवा है, तांडव मचाओ तुम। ठीक है? तुम तो एकदम कुंभकर्ण हो रहे हो, नाम के विपरीत काम कर रहे हो। सपोज XYZ लिमिटेड प्रॉफिट फॉर दी 4 years आर एज फॉलोज। ओके, 1 2 3 4। उसके बाद दिया इंटरेस्ट पेबल इज 5000, टैक्स रेट इज 30%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है आपको एक्सक्लूडिंग फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल, एक्सक्लूडिंग फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल। तो बच्चे ने गलती से मान लो पूरा कैलकुलेट कर दिया, पीबीआईटी लेस इंटरेस्ट, पीबीटी लेस टैक्स, पैट। तो अब क्या करना हमको? अब आपने ये जो पैट निकाला है इसमें इंटरेस्ट माइनस किया है तो ऐड बैक करेंगे इंटरेस्ट को, बट आफ्टर एडजस्टिंग टैक्स इफेक्ट। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट यहां पे लिखते हो तो उतने से आपका टैक्स भी यहां पर इफेक्ट होता है, तो इसलिए ऐड बैक करते समय आपका होगा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी। चेक करना जरा बराबर किया है कि नहीं। ये 5000 है और ये टैक्स 30% है, तो 70% से मल्टीप्लाई करो। 3500 3500 3500 3500, इसको बोलेंगे पैट एक्सक्लूडिंग फाइनेंसिंग कॉस्ट। तो यहां पर हमने पैट से एडजस्ट किया। अब इसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है एग्जाम में, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। पीबीआईटी दिया हुआ है ना, तुम इंटरेस्ट लिखो ही मत ना, तुम इंटरेस्ट लिखोगे ना इंटरेस्ट ऐड बैक करना होगा, ना घटाओगे ना बढ़ाओगे, डायरेक्टली टैक्स माइनस करो, शॉर्टकट पैट एक्सक्लूडिंग फाइनेंसिंग कॉस्ट। मैच करना 7 14 28 35। अरे वाह, मैच हो गया, अद्भुत। है कि नहीं? तुम समझोगे तभी तो एंजॉय कर पाओगे ना।
रटा रटा के मैं 5 मिनट में समझा दूंगा, खत्म कर दूंगा, लेकिन मजा नहीं आएगा। तो आपको समझ में आ गया, जिस डाल पे बैठे हैं वहां पे जाकर देखना है कि मैं किस डाल पे बैठा हूं, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है। पैट पे बैठे हैं तो इंटरेस्ट इंटू 1 - t करना, लेकिन PBIT वाली डाल में बैठे हैं तो ऑलरेडी बहुत ऊपर है, सीधा वहीं से टैक्स माइनस करके कूद जाना है। ठीक है, पहले तुम इंटरेस्ट माइनस करोगे, टैक्स निकालोगे, फिर इंटरेस्ट को ऐड बैक करोगे, तो 4 स्टेप ज्यादा लग गए। एक और नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 1 आने वाला है बहुत ही जल्दी। पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल। इनकम टैक्स रेट इंडिया में बहुत ज्यादा है, 30% है ना कंपनीज के लिए, सरचार्ज भी है कुछ, तो कितना 10%, मतलब सब सब ठीक है, ठीक है, एक अंदाज के लिए, डिस्कशन के लिए। तुम तो पूरा मेरे को इनकम टैक्स ही पढ़ा दोगे यहाँ पे। कुछ कुछ कंपनी को सब कुछ ऐड वैड कर करा के 37% तक टैक्स चला जाता है। ठीक है, देखिए कैपिटल बजटिंग में इसका क्या इंपैक्ट है कि जब आप फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट करोगे, गलती से भी कंपनीज टैक्स डिडक्ट करना भूल गई, मान लो एक गलती से टैक्स डिडक्ट करना भूल गई, उसने सिर्फ सेल्स ले लिया, बाकी सारे एक्सपेंस ले लिए, कैश फ्लो आया, और इस कैश फ्लो के बेसिस पे उसने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, खुश, चलो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, इतना प्रॉफिट आ रहा है, और इस खुशी में उसने स्टार्ट कर दिया। 1 साल के बाद कैश फ्लो कम आया, फाइनेंस मिनिस्टर आ गए बंदूक लेकर, टैंग टैंग टैंग, निकालो 37%। तुम्हारे को तो हार्ट अटैक आ गया, अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, 37% देने के बाद तो मेरा प्रोजेक्ट घाटे में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर कहता है कि जहां जहां टैक्सेस एप्लीकेबल है, CFAT will be calculated after paying taxes, otherwise your decision can go wrong. That means without considering tax, अगर आपने प्रोजेक्ट इवेल्युएट कर दिया और बाद में टैक्स भरना पड़ा, which can go up to 37%, 35%, 40%, so all your estimates will go wrong. Therefore cash flow should be on post tax basis. Okay, तो दो यहां पर एक गोल्डन रूल है, कैश फ्लो शुड बी आफ्टर टैक्स, डिस्काउंट रेट शुड ऑल्सो बी पोस्ट टैक्स रेट, डिस्काउंट रेट शुड ऑल्सो बी पोस्ट टैक्स। इसलिए जब हम वो WACC निकालते हैं तो WACC में हम कॉस्ट ऑफ डेट के लिए I इंटू 1 - t करते हैं, याद है क्या, I इंटू 1 - t, मैचिंग हो गया, कैश फ्लो भी पोस्ट टैक्स, डिस्काउंट रेट इज ऑल्सो आफ्टर पोस्ट टैक्स, दोनों को पोस्ट टैक्स बेसिस पे कैलकुलेट करना है। इंस्टीट्यूट ने कहा इट इज बेटर टू अवॉइड यूजिंग प्री टैक्स कैश फ्लो यूजिंग प्री टैक्स डिस्काउंट रेट। तुम ये भी पूछ सकते हो कि क्या हम दोनों को प्री टैक्स ले सकते हैं क्या, इट शुड बी अवॉइडेड, इसमें गलती हो सकती है। द डिस्काउंट रेट एंड कैश फ्लो बोथ शुड बी पोस्ट टैक्स, इसको बोलते हैं पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल। कैश फ्लो भी पोस्ट टैक्स बेसिस पे लेना है, डिस्काउंट रेट भी पोस्ट टैक्स बेसिस पे लेना है, और उसके बाद आपको CFAT कैलकुलेट करना है। हो गया। अब उन्होंने नॉर्मली हम ये फॉर्मेट यूज करेंगे CFAT निकालने के लिए नॉर्मली, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसमें रटने लायक कुछ नहीं है। बेसिक फॉर्मेट है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्री माइनस कैश फिक्स्ड कॉस्ट, बट उसमें भी डेप्रिसिएशन अलग रखना है और इंटरेस्ट तो लेना ही नहीं है, और गलती से आपने इंटरेस्ट ले लिया तो बाद में एड बैक करना है नेट ऑफ टैक्स, इससे अच्छा कुछ घटाओ ही मत, तो बाद में ऐड ही नहीं करना पड़े। उसके बाद आ गया डेप्रिसिएशन, EBT लेस टैक्स, EAT, एड बैक डेप्रिसिएशन,
because depreciation is a non-cash item. This will give you CF80. Is it right? चलिए आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाए। कैलकुलेटर लाए हैं कि बेच दिए हैं? लाए हैं। आज आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर काम आएगा, ठीक है। ABC is evaluating a purchase of a new machinery with a depreciable base of 1 लाख। depreciable base यानी उस पर depreciation कैलकुलेट होगा। expected economic life is 4 year, 4 साल में जीवन इसका समाप्त हो जाएगा। and change in the earning before tax and depreciation, कितने से आपकी नेट इनकम बढ़ेगी बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एंड डेप्रीशिएशन। तो बेसिकली अर्निंग बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स है, EBDT है। क्या है? EBDT, अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन। एंड 4 साल का उन्होंने खुद ही कैलकुलेट करके भी दे रखा है, 45, 35, 30, 25 एंड 35। अज्यूम SLM डेप्रीशिएशन। वाह, मजा आया। अगर इंस्टीट्यूट बोल रही है SLM तो तुम भी SLM ही लेना है। फिर WDV कब लेना? जब इंस्टीट्यूट बोले। तुम बोलोगे इनकम टैक्स में WDV मेथड। हम यहाँ पर इनकम टैक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बैठे हैं। जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो फॉलो करेंगे। 20% टैक्स रेट है। कंप्यूट द रेलेवेंट कैश फ्लो। कंप्यूट द रेलेवेंट कैश फ्लो में CF80। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है CF80 निकालने का। इसमें हम क्या करेंगे, लिखना कैलकुलेशन ऑफ CF80। कैलकुलेशन ऑफ CF80 कितने ईयर दिए हुए हैं? 4 साल दिया हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे इस चैप्टर में उतना अच्छा है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ये सिर्फ एक वार्म अप क्वेश्चन है। तो पहले आपको ना क्वेश्चन में देखना है कि क्या दिया हुआ है। EBDT दिया हुआ है, EBDT 45,000, 30,000। आज क्या करना, जितना भी मैंने पढ़ाया है वहां तक रिवाइज करके आना, तो कल इसके आगे स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि बेसिक एक बार थियरी वाला पार्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम फिर सॉल्व करने में हमें अच्छा लगेगा। डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से शुरुआत होगी। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन कितना है। लेस डेप्रीशिएशन 1 लाख उसका डेप्रीशिएशन का बेस है और 4 साल उसकी जीवन लीला चलेगी। 25,000, सारे 25,000 हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। सैल्वेज वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं। फिर आ गया EBT, A माइनस B, 20,000, 5,000, 0, 10,000। पॉइंट नंबर D, टैक्स एट द रेट ऑफ 20%। ये हो गया 4,000, 1,000, 0, 2,000। तो पॉइंट नंबर E आ गया EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स 16,000, 4,000, 0। हमें कैश फ्लो आफ्टर टैक्स चाहिए। सो पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना है CF80। ब्रैकेट में लिखना पॉइंट नंबर E प्लस पॉइंट नंबर B, पॉइंट नंबर E प्लस पॉइंट नंबर B, 16,000 प्लस 25,000। ये है EAT। उसमें डेप्रीशिएशन को ऐड बैक करना है E प्लस B। कम ऑन, 41,000, 41 सही है ना? 29,000, 25,000 एंड 33,000। इंस्टीट्यूट ने सिर्फ EAT के नीचे वापस ऐड डेप्रीशिएशन लिखा है।
ऑलरेडी टेबल में डेप्रीशिएशन है तो उसी को ऐड बैक कर दो ना। उल्टा मैं तो एक लाइन और सेव कर सकता हूं, ईबीटी के बाद डायरेक्टली ईएटी भी लिख सकते हैं। इज इट राइट? 80% से मल्टीप्लाई करना ईबीटी को, यू विल गेट ईएटी। एनी क्वेरी नाउ? तो आपको समय बचाना है। अब यहां से और इंपॉर्टेंट बात चालू हो रही, जहां पर आपको कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स लिखे हुए हैं। तो ये इस तरह से आपका सिलेबस है और इसमें आपको इवैल्यूएशन के लिए अलग अलग टेक्निक है, डिसीजन मेकिंग के लिए अलग अलग टेक्निक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्निक? You will use this technique to evaluate whether a project should be accepted or not. First आपका evaluation होगा whether a project should be accepted or not. दूसरा आपका क्वेश्चन हो सकता है between टू और मोर प्रोजेक्ट्स। दो क्वेश्चन हमें आंसर करने हैं। बिटवीन टू और मोर प्रोजेक्ट्स, विच वन शुड बी सिलेक्टेड? ये कैपिटल बजटिंग में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है। पहली बात तो कि क्या प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। तो सारे टेक्निक आपको ये दो सवालों के जवाब देंगे। इन टेक्निक्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक और ट्रेडिशनल टेक्निक। इसमें सिर्फ दो ही मेथड है। नॉन डिस्काउंटिंग और ट्रेडिशनल का मतलब है कि हम यहां पर प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालते हैं, हम एब्सोल्यूट वैल्यूज को ही ऐड कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। बट ये टेक्निक है, अब है तो है, सिलेबस में भी है, एग्जाम में भी आता है, इसलिए बस थोड़ा पढ़ना है आपको। बट अदरवाइज ये दोनों टेक्निक जो है ये गलत है, क्योंकि इसमें आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दिया है। जैसे यहाँ पर पे बैक पीरियड में आप सपोज 1 साल 2 साल 3 साल का कैश फ्लो दिया हुआ है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, आप टोटल करके बोलते हो 12 लाख कैश फ्लो जनरेट हुआ है। ये गलत है। क्यों गलत है? 3 4 5 12 ही तो होता है। गलत क्या है इसमें? गलत है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने इग्नोर ही कर दिया। उसी तरह अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में मान लो आपका प्रॉफिट है तो आप बोलेंगे 12 लाख का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। गलत है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इग्नोर्ड। मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो आप दिन दहाड़े उसकी सरेआम बीच रोड में हत्या कर रहे हो। क्या तरीका है? ऐसे हत्यारों का आप साथ देंगे जिसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी की हत्या कर डाली? नहीं। हाँ, एग्जाम का क्वेश्चन है, तुम्हारे ना बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये सब अच्छे हैं। इसमें आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा पूरा सम्मान किया गया है। इसको बोलते हैं टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, डीसीएफ टेक्निक्स, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो इस चैप्टर में कहीं बीच बीच में डीसीएफ वर्ड यूज किया हुआ रहेगा। तो डीसीएफ का मतलब है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपने शायद पहले सुन रखा है। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, तो पे बैक पीरियड की जो समस्या थी वो सुधर गई। यहाँ पे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करते हैं। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली ये मेथड यूज होगा क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी हो गया। उसके बाद है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, छाए हुए हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में भी थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी है, आगे डिविडेंड पॉलिसी में भी है, यत्र तत्र सर्वत्र। इज इट राइट? हाँ,
एक और मेथड इंस्टीट्यूट लिखना भूल गई, इक्विवेलेंट लिखो, एक और मेथड है इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड, इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड बेनिफिट आगे आपके सिलेबस में है, लेकिन उन्होंने यहां पर मेंशन नहीं किया है। इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड बेनिफिट कॉस्ट मेथड, बेनिफिट ऑब्लिक कॉस्ट, अगर बेनिफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड बेनिफिट बोलेंगे, और अगर कॉस्ट मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड कॉस्ट। ये भी एक टेक्निक है, काफ़ी पावरफुल टेक्निक है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। कुछ लोग बोलते हैं ये एनपीवी मेथड का ही एडवांस वर्जन है, इसलिए अलग से नहीं लिखा है। एनपीवी मेथड है ना, ये इसका एडवांस वर्जन है। जो कुछ सिचुएशन में जहां पे एनपीवी मेथड आपको हेल्प नहीं करती है, तो ये बोलता है मैं करूंगा, मैं हूं ना, ठीक है, समझे। तो एनपीवी मेथड अगर कहीं पे अटक गई तो ईएसी उसकी मदद करने आ जाएगा। सो पहला जो है ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक, नो डिस्काउंटिंग, मौजा ही मौजा। बिकॉज जो बच्चा दिमाग से गरीब होता है उसके लिए तो ये सब मेथड बहुत अच्छा है। पैसों से गरीब नहीं, दिमाग से। जो दिमाग से गरीब है वही सही में गरीब है, ठीक है। ठीक है, इसमें दो मेथड पढ़ेंगे हम, पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। दोनों ही मेथड जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। व्हाट इज पे बैक पीरियड, आ जाइए, आज से आपका पहला पड़ाव चालू होता है। पे बैक पीरियड मेथड, क्या नाम है? पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब कितने समय में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर होगा। बहुत इजी, कितने समय में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर होगा। जैसे तुम सीए कर रहे हो, सब मिला जुला के 10 लाख खर्चा कर रहे हो तुम, मान लो, सब फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक, लेकिन कितने सालों में रिकवर होगा? ये 1 साल में रिकवर हो जाएगा, ठीक है। आपका पेबैक पीरियड सीए में बहुत कम है, पेबैक पीरियड बहुत कम है, पूरी रिकवरी आपका साल 1.5 साल में हो जाएगी, ठीक है। 6 महीने में भी हो सकती है, फाइनल में मेरिट में आ गए अगर पहले 2-4 रैंक में, तो इसलिए अपना कोर्स पॉपुलर है। पेबैक पीरियड बहुत कम है, अर्लियर द बेटर, अर्लियर द बेटर, तो दैट इज कॉल्ड पेबैक। तो बिजनेसमैन भी क्या करता है, उसको हमेशा फ्यूचर अनसर्टेन लगता है, तो वो देखता है कि इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पेबैक पीरियड कितना है, कितने समय में मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकल जाए, मैं रिस्क फ्री हो जाऊं, बाद में जो आया ऊपर का सब ऊपर की कमाई, फिर ठीक है, ऊपर की मलाई, पहले अपना कॉस्ट निकल जाए, और जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा, दैट इज पेबैक पीरियड। Okay, payback period of an investment is the length of time required for the cumulative total net cash flow from the investment to be equal to the initial cash outlay. That means आपको कैलकुलेट यहाँ पर क्या करना है, कितने ईयर्स में आपका इनिशियल कैश फ्लो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी, क्योंकि डिस्काउंटिंग भी नहीं करनी है। अब यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करना है, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, एक होगा यूनिफॉर्म कैश फ्लो का, और एक होगा जिसमें कैश फ्लो अलग अलग ईयर में अलग अलग वेरी करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो। यूनिफॉर्म कैश फ्लो का मतलब है आपने इन्वेस्टमेंट किया, सारे ईयर्स में कैश फ्लो बराबर है। ऐसे प्रॉब्लम को आप एक फॉर्मूले द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, ठीक है। सिंपल एग्जांपल, सपोज आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और आपको
दो लाख करके आपको 5 बार या बहुत बार मिलने वाले हैं आने वाले ईयर्स में। 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख मिलते जा रहा है आपको। तो कितने साल लग जाएंगे इस 10 लाख को रिकवर करने में? अगर आपको हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख कैश फ्लो मिल रहा है तो 5 years रिकवर। आंसर ओवर। ओ, दैट इज द यूनिफॉर्म कैश फ्लो वाला प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, टाइम वैल्यू को तो आपने दिन दहाड़े बीच चौराहे में मार ही दिया है, तो काम इजी हो गया। एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने भी दे रखा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख, यील्ड्स एनुअल प्रॉफिट ऑफ 3 लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन एट 12.5%, स्ट्रेट लाइन मेथड बट बिफोर टैक्स एट 50%। तो पहले तो आपको CFAT निकालना पड़ेगा। तो CFAT कैसे निकालते हैं? आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, लेस टैक्स पैट। अब इसने यहां पर डेप्रीशिएशन ऐड बैक किया है, तो डेप्रीशिएशन आप पूछेंगे सर ऊपर तो माइनस ही नहीं किया, जो 3 लाख रुपए दिया है ना, दिस इज आफ्टर डेप्रीशिएशन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आराम से पढ़ लो, लिखा हुआ है आफ्टर डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन कितना होगा? 12.5% ऑफ 20 लाख करना। यहां पर उनको कैलकुलेशन दिखाना चाहिए। हाँ जी, 2,50,000। तो आपका एनुअल कैश फ्लो आएगा 4 लाख। एनुअल कैश फ्लो आएगा 4 लाख। हर साल आप 4 लाख अर्न करेंगे। कितने ईयर्स तक? नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया। मान लो आपने यहाँ पे 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। अब आप हर साल एज पर दिस क्वेश्चन 4 कितने साल लग जाएंगे इस 20 लाख की रिकवरी में? 5 साल लग जाएंगे? नहीं, ठीक से करो। 5 year इज द राइट आंसर। ठीक है, 5 year इज द राइट आंसर। काश ऐसे क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी आते हैं। इंस्टीट्यूट वैसे क्वेश्चन कम पूछती है। नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो पूछेगी अभी। नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो मतलब, अब आपको क्वेश्चन में एक टेबल दिया रहेगा और वहां पर फिर आपको लिखा रहेगा 4 लाख, 3 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, ऐसे कुछ भी रैंडम नंबर रहेगा और आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है मान लो 20 लाख रुपए। अब वो पूछ रहे हैं आपसे व्हाट इज द पे बैक पीरियड। तो इसमें आपको क्या करना है, 20 कहाँ पे 20 की रिकवरी हुई जरा देखना। तो हम एक कैलकुलेशन के लिए क्यूमुलेटिव कॉलम ड्रॉ करते हैं। क्यूमुलेटिव कॉलम, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 और 3 7 हो गया, 14, 22, 31, 41। वैसे आपको इन दोनों की जरूरत नहीं है, एग्जाम में टाइम कम है, एकदम ही समय नहीं है तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। हमें 20 रिकवर करना है। 3 साल मेरा आंसर नहीं हो सकता। 3 साल में 14 लाख रिकवर हुए हैं। 4 साल भी मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 4 साल में तो 22 रिकवर हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर 3 और 4 के बीच में है। 3 और 4 के बीच में। तो एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिख के आ सकते, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से द आंसर इज बिटवीन 3 and 4 year। वैसे आप बोल सही रहे हो, इसमें गलत क्या है? आंसर इज बिटवीन 3 and 4 year। वो चाहेंगे कि आप और एक्यूरेट आंसर दो, इसके लिए आपको लिखना होगा 3। जहां पर 14 है वो 3 साल है तो 3 तो चलेगा ही, और हमने 20 इन्वेस्ट किया है, 14 रिकवर हो चुका है। 20 इन्वेस्ट किया है, ध्यान से सुनना, 14 ऑलरेडी रिकवर हो गए, और कितना रिकवर करना बाकी है? 6। तो इस पूरे साल में यहां से यहां तक टोटल 8 लाख की जनरेशन हो रही है। हमें सिर्फ 6 ही चाहिए, तो डिवाइड बाय 8 कर देंगे। तो प्रोपोर्शनेट कितना टाइम लगेगा? 6/8 करना, 3.75।
तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3.75 ईयर्स। 0.75 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 0.75 को 12 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं। तो आप एग्जाम में ये भी लिख सकते हो, या 3 ईयर एंड 9 मंथ्स, और हमेशा ब्रैकेट में अप्रोक्सीमेटली लिख देना, कई बार राउंडिंग ऑफ का चक्कर भी आ जाता है। ये तो एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्टली 3 ईयर 9 मंथ में जाकर रिकवरी होगी, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता, बट आपके दिमाग में ये बात तो है कि इस प्रोजेक्ट का 3 ईयर 9 मंथ्स में हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम वाला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल, डायरेक्टली एग्जाम्पल से भी आपका समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिख कहता है, सपोज आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और अगले 4 सालों का कैश फ्लो है 80 60 60 20, तो क्यूमुलेटिव होगा 80 140 2 लाख। ये तो खेल यहीं खत्म हो गया। 2 लाख इन्वेस्ट किया था, 2 लाख रिकवरी भी हो गई, तो 3 साल आपका आंसर होगा। आपका आंसर होगा 3 साल। तो यहां पर आपको कोई ज्यादा गणित नहीं लगाना है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन कहता है कि 2 लाख की जगह 2,05,000 होता, तो क्या करते हैं? तो जरा स्क्रीन पे देखना, ये आपका 2 लाख है, इस बार उन्होंने आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कर दिया 2,05,000। पहले यहां पर आ जाओ, 2 लाख रिकवरी हो चुकी है 3+, और हमें कितना रिकवर करना है? तो 2,05,000 में से 2 लाख की रिकवरी हो चुकी है, और 4th ईयर में आपका 20,000 रुपए एनुअल कैश फ्लो है। जनवरी से दिसंबर 20,000 रुपए आपका कैश फ्लो है, मुझे चाहिए सिर्फ 5,000 रुपए। तो उसके लिए चौथे साल में और कितना हमको आगे बढ़ना पड़ेगा? 3.25 ईयर्स। 3.25 ईयर्स, 0.25 को 12 से मल्टीप्लाई करना। तो एग्जाम में क्या करना? हनुमान बनना, 3.25 भी लिखना, 3 ईयर 3 मंथ्स भी लिखना, 3 ईयर 3 मंथ्स भी लिखना, ठीक है। ये हो गया आपका पे बैक पीरियड। उसके बाद इंस्टीट्यूट के नोट में एक बहुत ही बड़ी गलती है, बोलो क्या? डिसीजन कैसे लेंगे वो तो उन्होंने बताया ही नहीं। ओह, पूरी गाथा गा दी, और जो पर्पस था वो सर्व ही नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ कैलकुलेशन तक लेकर गए। तो आपको लिखना होगा नोटबुक में, क्या लिखना होगा? हाउ टू टेक डिसीजन। अगर पेबैक पीरियड मेथड आप यूज कर रहे हो, हाउ टू टेक डिसीजन यूजिंग, नोटबुक लाए हैं क्या? हेडिंग लिख दिया, कैपिटल बजटिंग, उसके नीचे पेबैक पीरियड। हाँ भी लिख दो। पेबैक पीरियड में एक नोट लिखना है, हाउ टू टेक डिसीजन। ये मुझे कहीं दिखा नहीं, उन्होंने कुछ जजमेंट दिया है कैसे करना है, कोई बात नहीं। हाउ टू टेक डिसीजन यूजिंग पेबैक पीरियड टेक्निक। सिर्फ इस टेक्निक को अगर मैं यूज करूं तो डिसीजन कैसे ले सकता हूं, तो उसका लिखना है, इफ पेबैक पीरियड इज लेस देन कट ऑफ पीरियड, लेस देन कट ऑफ पीरियड मतलब टारगेट पीरियड, देन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अगर मैनेजमेंट का टारगेट है कि हमारा फंड्स 4 साल में रिकवर हो जाना चाहिए, वी शुड रिकवर आवर मनी इन 4 ईयर्स, और पेबैक पीरियड 3.25 ईयर है, 3.75 ईयर है, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। इज इट राइट? और अगर 2 प्रोजेक्ट कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होगा? इफ 2 or more projects are compared, तो हम
शॉर्टर पे बैक वाले को सिलेक्ट करेंगे या लॉन्गर पे बैक वाले को सिलेक्ट करेंगे? इफ टू और मोर प्रोजेक्ट्स आर कंपेयर्ड, select the project with shorter payback period. Select the project with shorter payback period. जितना जल्दी पैसा आ जाए उतना बढ़िया, उतनी सर्टेनिटी ज़्यादा है, और जितना लेट होगा उतनी रिस्क ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा। फ्यूचर इज अनसर्टन, जितना दूर जाएंगे अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। यस और नो? दो या दो से ज़्यादा प्रोजेक्ट रहा और आपको एक सिलेक्ट करना है तो शॉर्टेस्ट पे बैक पीरियड को लेना है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे डालनी है, सब्जेक्ट टू इट इज विद इन द कट ऑफ पीरियड। सब्जेक्ट टू इट इज विद इन द कट ऑफ पीरियड। कट ऑफ पीरियड मान लो 4 ईयर है, प्रोजेक्ट ए का पे बैक 5 है, बी का 6 है, किसको सिलेक्ट करेंगे? ए का 5, बी का 6, तो तुम बोलोगे ए 5, लेकिन हमारा टारगेट ही 4 है, दोनों को ही रिजेक्ट कर देंगे। फिर कम से कम टारगेट में तो आओ। मैनेजमेंट कहती है कि जो हाईएस्ट रैंक लाएगा सीए में उसको हम अपने यहाँ जॉब देंगे, लेकिन पहले पास तो होना पड़ेगा ना, या जो ज्यादा मार्क्स लाएगा उसको सिलेक्ट करेंगे। एक को आया 170, एक को आया 150, तो 200 पासिंग मार्क है मान लो, तो किसको सिलेक्ट करेंगे? 160 वाले को, 170 वाले को, या किसी को ही नहीं? अब तो एक मिनिमम बेंचमार्क भी उसको क्रॉस करना है कि वो कट ऑफ पीरियड के अंदर हो, और जो कट ऑफ पीरियड के भी अंदर अगर दोनों हैं फिर उसमें जिसका कम होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। इज इट राइट? तो ये हमारा पे बैक पीरियड है, और इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, लॉजिकल है, दिमाग में याद रखने जैसा कुछ नहीं है। अब आपसे कोई पूछेगा एग्जाम में थियरी क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पे बैक पीरियड? अभी आपने देखा, हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए। पे बैक का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इजी टू कंप्यूट, देयर इज नो डिस्काउंटिंग इन्वॉल्व, नो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इन्वॉल्व, इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड। बिजनेसमैन के लिए अच्छा है। बिजनेसमैन आप जितने पढ़े लिखे नहीं है मान लो, उसको ये डिस्काउंटिंग, IRR, ये सब नहीं समझ में आता है। वो ये जानता है मैंने इतना पैसा लगाया, कितने सालों में मेरा ये रिकवरी हो जाएगी। मुनीम को पूछता भैया जल्दी बताना, पैसा लगा तो दूंगा, रिकवरी कब होगी? असिस्टेंट ने कहा सर 10 साल लग जाएंगे। बोला हट यहाँ से, कौन 10 साल तक वेट करेगा? ऐसा प्रोजेक्ट बताओ कि साल 2 साल में पैसे रिकवर हो जाए, तो उसको ये बात जल्दी समझ में आती है। ठीक है। दूसरा, अगर प्रोजेक्ट्स रिस्की हो तो ये मेथड अच्छा है, ये बोलता है कि जितना जल्दी पैसा रिकवर हो जाए उतना अच्छा है। तो आज के ज़माने में जब रिस्क और अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, अर्लियर रिकवरी इज बेटर, बिकॉज आप लॉन्गर वेट करेंगे तब तक हो सकता है बहुत सारे पैरामीटर्स बदल जाए, सरकार बदल जाएगी तब तक, और कई बार सरकार बदलने से नीतियाँ बदल जाती हैं, और कई बार नीतियाँ बदलने से आपका बिजनेस जो है वो फेल हो सकता है। डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं बिजनेस के, कंपटीशन आ सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा पैसा रिकवर हो जाए। उसी तरह जिस इंडस्ट्री में ऑब्सोलेसेंस रिस्क ज़्यादा है, ऑब्सोलेसेंस रिस्क यानी आउटडेट होने का रिस्क ज़्यादा है, आईटी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, ओके, इतनी क्विकली चीज़ें चेंज हो जाती है, तो वो लॉन्गर पे बैक पीरियड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। भले आपको फायदा बहुत दिख रहा हो, 10 साल का प्रोजेक्ट है, 10 साल में पैसे रिकवर होंगे, बाद में बहुत फायदा है, भैया 10 साल तक तुम पहुंच पाओगे कि नहीं उसकी कोई
गारंटी नहीं है आज के ज़माने में, तो इसलिए जितना जल्दी पैसा आएगा उतना अच्छा है। इसका पूरा ध्यान किस पर है इस प्रोजेक्ट का? अर्ली रिकवरी ऑफ योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। लेकिन इस चक्कर में इसके बहुत सारे ड्रॉबैक आ गए हैं। एक तो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इग्नोर्ड। दूसरा, जब आप दो प्रोजेक्ट को कंपेयर करेंगे तो आप किसे सिलेक्ट करेंगे? जिसका पेबैक पीरियड कम होगा। यानी आपका टारगेट क्या है कि जिसका पेबैक पीरियड कम होगा उसको सिलेक्ट करना है। दोनों प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 लाख है, यहाँ पर आपका कैश फ्लो है 8 लाख, 12 लाख, बाद में 3, 2, 1, 5। 20,000 धीरे से स्टार्ट होगा, पहले 4, 5, 10, 20, 30, 50। अब समस्या देखिए क्या है, इसका पेबैक पीरियड 2 ईयर्स है, 2 साल में 20 लाख रिकवर हो गए। इसका 3 से थोड़ा ज्यादा लग गया, 3 पॉइंट समथिंग। तो अगर आपका पेबैक पीरियड मेथड ही क्राइटेरिया है डिसीजन मेकिंग का, तो आप बोलेंगे ए को सिलेक्ट करना, इसका पेबैक पीरियड कम है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि बी में लॉन्ग रन में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, बट आपको लॉन्ग रन की चिंता ही नहीं है, इग्नोर कर रहे हैं हम, तो कई बार अच्छे प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएंगे, कई बार अच्छे प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएंगे जस्ट बिकॉज उनका पेबैक पीरियड ज्यादा है। इज इट राइट? उसी प्रकार उसी पॉइंट को उन्होंने बीकॉम की टाइप का दोबारा रिपीट किया है अलग स्टाइल में, है वही, दिस पेबैक पीरियड इज नॉट फोकसिंग ऑन टोटल प्रॉफिटेबिलिटी, इट्स ओनली फोकसिंग ऑन अर्ली रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कई बार अच्छे प्रोजेक्ट छूट जाते हैं जिसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, बट प्रॉफिट विल कम एट अ लेटर स्टेज, नॉट इन द अर्ली स्टेज। पॉसिबल, some businesses may not generate profit in the initial stages, so उनका पेबैक थोड़ा ज़्यादा होता है, बट वो छूट जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका टोटल फोकस किस पे है? शॉर्ट टर्म पीरियड पे, और इसलिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जनरली इग्नोर हो जाते हैं जिसका पेबैक पीरियड लॉन्गर है। अब पेबैक पीरियड का एक एडवांटेज है, और कुछ फायदा हो ना हो, इसका एक एडवांटेज है, you can use payback period to estimate approximate IRR। ओ, पेबैक पीरियड का एडवांटेज एक इनडायरेक्टली क्या है, पेबैक पीरियड से आप अप्रोक्सीमेट IRR निकाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पेबैक रेसिप्रोकल, दैट इज कॉल्ड पेबैक रेसिप्रोकल। मान लो पेबैक आपका 5 ईयर है, तो 1/5 करेंगे 0.20, तो आप बोल सकते हैं प्रोजेक्ट का अप्रोक्सीमेट IRR 20% है। क्या है? अप्रोक्सीमेट, बट उसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब ये छोटा शॉर्टकट काम आएगा। कंडीशन नंबर 1, द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज एटलीस्ट ट्वाइस द पेबैक पीरियड। अगर पेबैक पीरियड 5 है और प्रोजेक्ट की लाइफ 10 साल है, तो ये पेबैक रेसिप्रोकल विल गिव यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ IRR। दूसरी कंडीशन, कैश फ्लोज आर इक्वल, कैश इनफ्लोज आर इक्वल। कैश इनफ्लोज आर इक्वल का मतलब हर साल सेम अमाउंट, हर साल 5 लाख 5 लाख 5 लाख। तो हमारे इस एग्जांपल में अगर आपका पेबैक पीरियड 5 ईयर है और हर साल आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट जनरेट हो रहा है, तो आपका अप्रोक्सीमेट IRR होगा 20%। 2 कंडीशन, द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज ट्वाइस द पेबैक पीरियड, कैश फ्लोज आर यूनिफॉर्म, देन IRR is approximately equal to reciprocal of your payback, that is 1 by payback period. So the advantage of payback period is you can quickly guess what would be approximate IRR. You can quickly guess what will be approximate IRR. तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला को रिवर्स कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पेबैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाई एनुअल कैश फ्लो लिखा था, उसको रेसिप्रोकल कर दिया। अभी एवरेज कैश इनफ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट बुक में लिखा हुआ है। फॉर्मूले एक जगह पे नोट डाउन करते रहना है,
जो बुक में लिखा है उसको भी, और जो मैं आपको बीच बीच में एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको भी, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल भी लिखा है यहाँ पे, 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, 4,000 रुपये आपका एनुअल कैश फ्लो है। तो इस केस में आपका पे बैक पीरियड तो होगा 4,000, 20,000 डिवाइड बाई 4, 5 आपका पे बैक पीरियड है, और 1/5 करेंगे तो 20% आपका अप्रोक्सीमेट IRR आएगा। बोलो हाँ। इतनी मेहनत करने से अच्छा था सीधा 4,000 डिवाइड बाई 20,000 कर देते हैं, तो भी आपको अप्रोक्सीमेट IRR आएगा। यह है अप्रोक्सीमेट IRR। सर अप्रोक्सीमेट क्यों? मैंने बताया था ना, सरेआम रोड पे किसकी हत्या की थी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। तो आंसर भी अप्रोक्सीमेट आएगा। फिर एक अंदाज लगता है बिजनेसमैन को कि चलो 20% कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम IRR निकालेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा थोड़ा, नॉट एग्जैक्टली 20% आएगा। पे बैक पीरियड का एक भाई है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे ARR। ARR, ठीक है। ये मेथड एक यूनिक मेथड है क्योंकि इसमें हम कैश फ्लो यूज नहीं करते हैं। इसकी यूनिकनेस क्या है सारे मेथड्स में? इसकी यूनिकनेस ये है कि इसमें हम कैश फ्लो यूज नहीं करते हैं, इसमें हम एवरेज प्रॉफिट यूज करते हैं, यानी यहां पर प्रॉफिट का फिगर यूज कर रहे हैं। तो तुम बोलोगे सर आपने तो कहा था प्रॉफिट शुड नॉट बी यूज, कैश फ्लो शुड बी यूज। तो मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन ये आपके सिलेबस में है और ये भी एक मेथड है जो आप यूज कर सकते हैं। एक रफ एस्टिमेट तो एटलीस्ट आपको लगता है कि हाँ इस प्रोजेक्ट में कितना रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल रहा है। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या है? आप ARR कैलकुलेट करेंगे। कैसे? आप देखेंगे कि आपका एवरेज एनुअल इनकम कितना है और इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर, जैसे हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर में ROI कैलकुलेट करते थे, ये उसी टाइप का ही है, लेकिन यहां पर आपको फ्यूचर का इनकम एस्टिमेट करना है, पास्ट का नहीं। फ्यूचर में कितनी इनकम होगी उसका एवरेज निकालना है और इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है। न्यूमरेटर इज द एवरेज एनुअल नेट इनकम जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो इसमें आपको क्या करना है? ईयर 1, 2, 3, 4, 5 पैट कैलकुलेट करना है, टोटल करना है और उसका एवरेज निकाल लेना है। ये हो गया आपका न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर अकाउंट्स की दुनिया से आएगा, प्रॉफिट जो अकाउंटेड, इसमें डेप्रीशिएशन भी माइनस होकर आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप डेप्रीशिएशन भी माइनस करो, अक्रूअल मेथड यूज करो। डिनोमिनेटर में आपको इन्वेस्टमेंट लिखना है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर अलग अलग ऑप्शन है कि इन्वेस्टमेंट का फिगर क्या लेना है। तो ध्यान से जरा देखना है, यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट का फिगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है या फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और एवरेज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने 3 लाख का एसेट लगाया लेकिन उसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, तो धीरे धीरे एसेट कम होता चला गया ना। बोलो हाँ। पहले साल 3 लाख था, बाद में डेप्रीशिएट हो गया, तो अगले साल कम अमाउंट यूज किया आपने, फिर डेप्रीशिएट हो गया, तो इसको बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज निकालना हो तो क्या करना? इन दोनों को पहले टोटल करना, डिवाइड बाय 2, एक सिंपल तरीका है। इसको बोलते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट पूछेगा कि हम क्या करें, तुम वो करो जो बॉस बोलेगा। बॉस बोलेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल। बॉस बोलेगा एवरेज, एवरेज। So what is average investment? It means average amount of funds. On an average, the amount of funds which have remained blocked during the lifetime of the project under consideration. So on an average कितना funds आपका ब्लॉक रहा है, ब्लॉक हुआ है। तो अगर आपने मान लो एक एसेट 3 लाख में खरीदा और वो एसेट डेप्रीशिएट होते होते 10,000 हो गया है, तो एक साल 3 लाख इन्वेस्टेड था, अगले साल तो कम इन्वेस्टेड था, फिर और कम हो गया,
फिर और कम हो गया, 10,000 है। तो या तो मैं सारे पॉइंट्स को निकाल कर उसका एवरेज कर लूं, या गणित में आपने पढ़ा है आप इन दोनों का भी एवरेज ले सकते हो। ओ, तो ये भी एक तरीका है एवरेज निकालने का, एवरेज फंड्स ब्लॉक्ड इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने भी आपको कहा है कि एआरआर कैन बी कैलकुलेटेड इन नंबर ऑफ वेज। अब एक एआरआर के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि इसके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट लोगे कुछ और ही आंसर आएगा, 3 लाख लेंगे डिनोमिनेटर में तो आंसर कुछ और आएगा, लेकिन मैं 3 लाख प्लस 10,000 का एवरेज लूं और डिनोमिनेटर को मैं एकदम हल्का कर दूं तो मेरा एआरआर कहां का कहां पहुंच जाएगा। तो मैनेजमेंट हैज टू डिसाइड whether they want to use initial investment in the denominator or whether they want to use average investment, because accordingly the answer will change. एक बार जो भी पॉलिसी डिसाइड करोगे कंसिस्टेंटली फॉलो करना है ताकि अलग अलग प्रोजेक्ट कंपेयर हो सके। अंडरस्टूड। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10। इसके ना इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे आंसर बनाए, बहुत ही अच्छा है। कल को तुम्हारी एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन और प्रॉब्लम साइलेंट हो तो बी हनुमान, जितने ऑप्शन है सारे लिख देना वहां पे। ठीक है। सपोज टाइम्स लिमिटेड इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट अ सम ऑफ ₹3 लाख, हैविंग अ लाइफ स्पैन ऑफ 3 years, सैल्वेज वैल्यू 90,000, द PBDT इज 1 लाख। PBDT दिया हुआ है 1,50,000। द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज एज फॉलोज। पहले तो उसने क्या किया है, तीनों साल का प्रॉफिट निकाला है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ये आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन है। ये आपका डेप्रीशिएशन 70 कैसे आया, 3 लाख माइनस 90,000 डिवाइड बाई 3 years। आसपास लिख के रखना, बाद में बोलोगे सर 70 कहाँ से, हमें तो दिख ही नहीं रहा 70 इज द एनुअल SLM डेप्रीशिएशन। तो आपका PBDT आ गया। आपने इन्वेस्टमेंट 3 लाख किया था, 70,000 डेप्रीशिएशन प्रोवाइड किया आपने, तो 230 हो गया। फिर 230 में से 70 डेप्रीशिएशन प्रोवाइड किया, 160 में से 70 किया 90। अब इस क्वेश्चन के कई सारे आंसर हो सकते हैं अगर आप ARR टेक्निक यूज करेंगे तो। अगर आप ARR टेक्निक यूज करेंगे तो एक क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हर साल का इंडिविजुअल पहले रिटर्न निकाल लो, हर साल का पहले इंडिविजुअल की फर्स्ट ईयर में कितना कमाया, सेकेंड ईयर में कितना कमाया, थर्ड ईयर में कितना कमाया, और उसके बाद उसका एवरेज कर लो। बोलो हाँ या ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर को देखूं तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 3 लाख रुपए से। 3 लाख रुपए मेरे स्टार्ट में कैपिटल लगा और मैंने कितना कमाया, 80,000 कमाया। 3 लाख रुपए पे 80,000 कमाया तो कितना परसेंटेज कमाया यहाँ पे, 26 पॉइंट। ये मेरे फर्स्ट ईयर का रिटर्न आ गया। लेकिन अगले साल जब मैं व्यापार करने के लिए उतरा तो मेरा कैपिटल 2,30,000 था, क्योंकि 70 तो डिप्रिशिएट हो गया। तो अभी मेरे पास 230 का एसेट है, उससे मैंने 80 कमाया, तो अभी मेरा रिटर्न आ रहा है सेकेंड ईयर में 34.7। ये इंडिविजुअल ईयर हो गया। फिर वापस 1,60,000, 50% आ गया। इसका टोटल करके एवरेज करना। तो कोई बच्चा मुझे इसका अगर एवरेज बता दे तो मैं आपको इनाम दूंगा 37.15। इनाम के लालच में कुछ लोगों ने आंसर दे दिया। ये हो गया आपका 37.15। इसको हम बोलते हैं कंप्यूटिंग एवरेज रिटर्न यूजिंग एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा है, पहले पूरे का एवरेज ले लो, ये आपका मेथड मैंने अभी किया। दूसरा है, पहले पूरे तीनों साल के प्रॉफिट का ही एवरेज ले लो। पूरे 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज कितना आएगा, 80 + 80 + 80 डिवाइड बाई 3। हाँ, डिवाइड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। दिस इज बेस्ड ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, ये हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। अब एग्जाम में आपको ये भी लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और एक तीसरा ऑप्शन है
ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो हम एवरेज इन्वेस्टमेंट का ना मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा आज, इसको भी लिख के रखना। इस फॉर्मूले में भी एक गड़बड़ है, उसमें एक चीज और ऐड करनी रह गई इंस्टीट्यूट द्वारा। तो ये आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है फॉर कंप्यूटिंग एवरेज इन्वेस्टमेंट अंडर ARR मेथड, जो मैंने भी हाईलाइट किया है। आप चाहें तो आप भी लिख सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू, उसका हाफ करेंगे, प्लस सैल्वेज वैल्यू, प्लस सैल्वेज वैल्यू एंड प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल इफ एनी, प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल इफ एनी। अगर आपको कोई वर्किंग कैपिटल भी लगता है तो, अगर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में। अब आपको इसका पहले मैं लॉजिक समझा दूं। एक ऑथर ने इसको आइडेंटिफाई किया था, इंस्टीट्यूट ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। हमने ये एसेट परचेज किया 3 लाख में, इसकी वैल्यू घटते घटते 90,000 हो जाएगी 3 साल के बाद, बराबर। तो कंज्यूम क्या हुआ, 2,10,000 कंज्यूम हुआ है। 90 तो मेरे पास है ही, 90,000 तो मेरे पास पहले भी था, आज भी है। क्या मैं इसको ऐसे 2 टुकड़े में डिवाइड कर दूं, 2,10,000 का एक टुकड़ा और 90,000 का एक टुकड़ा, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो 90,000 है सैल्वेज वैल्यू, वो तो पूरे 3 साल यूज हुआ है, वो तो अभी भी है मेरे पास, पहले भी था अभी भी है। कंज्यूम क्या हुआ, 2,10,000, लेकिन 2,10,000 एक बार में तो कंज्यूम नहीं हुआ है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूम हुआ है। तो उसको मैं एवरेज करूंगा, उसको मैं एवरेज करूंगा। तो लॉजिक देखिए, तो 2,10,000 जो कंज्यूम हुआ है उसको आपने 2 से डिवाइड करके उसका एवरेज कर दिया, प्लस ये 90,000 पूरा समय आपके साथ था, प्लस कोई अगर वर्किंग कैपिटल हो लेकिन नहीं है, तो उसका एवरेज निकालना कितना आ रहा है, 1,95,000 है। 1,95,000 के यूजुअली अगर आप डायरेक्टली भी करेंगे तो भी उतना ही आएगा, अगर वर्किंग कैपिटल नहीं हो तो। 3 लाख प्लस 90,000, दोनों एंड टू एंड फिगर ले लिया आपने, डिवाइड बाय 2 करो। ओ, तो ऐसे भी आएगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल रहा तो फिर थोड़ा मिसमैच हो सकता है। तो इस मेथड से हम जाएंगे तो हमारा आंसर 41.03% आएगा, अगर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट लेंगे तो। अगर आप देखेंगे यहां पर आपका आंसर 41.03% आ रहा है, बहुत ज्यादा। यहां पर आप देखेंगे 26.67% आ रहा है। तो रिलेटिवली मेथड चेंज करने से तीनों मेथड में आंसर अलग अलग ही कुछ कुछ आ रहा है। तो इस मेथड का ये भी ड्रॉबैक है। तो जो भी मैनेजमेंट होगी कंपनीज में, वो डिसाइड करेगी वंस फॉर ऑल कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। फिर जितने भी प्रोजेक्ट वो स्टार्ट करेगी सबके लिए सेम मेथड यूज करना, ताकि वो कंपेरेबल हो। अब यहां पर आपने इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, हाउ टू टेक डिसीजन, वापस नोटबुक में लिखना, उसके बाद आज की छुट्टी होगी। जो मेन चीज रहता है वो लिखना ही भूल जाते हैं। हाउ टू टेक डिसीजन यूजिंग IRR, ARR, सॉरी, ARR, हाउ टू टेक डिसीजन यूजिंग ARR। फर्स्ट पॉइंट, if ARR is greater than टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, जिनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल समझ में नहीं आते हैं, जैसे डिस्काउंटिंग टेक्निक ये वो, तो वैसे बिजनेसमैन सिंपल लोग बोलते हैं भाई ज़्यादा मुझे मत समझाओ, मुझे 15% रिटर्न चाहिए, ARR बताओ। तुमने कहा ARR 40%, खुश, एक्सेप्ट। और 2 प्रोजेक्ट रहा तो क्या करेंगे, बिटवीन 2 प्रोजेक्ट्स
सिलेक्ट द वन विथ हायर ARR। 2 और 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट है तो जिसमें ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न है वो अच्छा है। ओके, सो दिस इज ARR टेक्निक। नाउ विल कंटिन्यू टुमारो। सबने लिख लिया?